एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में। ह्यूमन न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है, इसका क्या इम्पोर्टेंट फंक्शन है, फीचर है और हमारे ह्यूमंस के लिए न्यूट्रिशन का क्या रोल है। देखो दोस्तों, हम सभी खाना खाते हैं, पर अगर एक अच्छा खाना और एक अच्छा डाइट अगर हम मेंटेन करते हैं तो हमारे बॉडी के लिए कितना हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, अगर हमें कोई भी डिजीज़ होती है, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी होती है, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कौन करता है? हमारा न्यूट्रिशन, यानी कि हमारा भोजन। तो आज के इस चैप्टर में हम कंप्लीटली न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे और ह्यूमन न्यूट्रिशन के जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं हम उसके बारे में देखने वाले हैं। ये आपके बीपीएससी टीआरई एग्जाम्स जो टीचर्स वाले होते हैं उसके लिए ही, साथ साथ केवीएस, एनईपीएस, डी ट्रिपल एसपी, ईएमआरएस, रेलवे एसएससी, सारे वनडे एग्जाम्स के लिए इफेक्टिव है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन की, कि ह्यूमन न्यूट्रिशन होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले समझो कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जिसका ग्रहण करना, यानी कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो एक तरह से अपने अपने शरीर के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, आप न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं हम यहाँ पे वो देखने वाले हैं। न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि एक छोटा, और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, अब हम उनके बारे में डिटेल वे में यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ये क्या है? सब्सटेंशियल अमाउंट, यानी कि ये जो होता है ऑलमोस्ट ग्राम में प्रेजेंट होता है, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में, हम इसको ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मैक्रो है, यानी कि इसका इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है एनर्जी मेकिंग में। साथ ही साथ इसके एग्जांपल्स के रूप में देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, ये सारे क्या है? हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम कहते हैं ट्रेस अमाउंट। ये जो होते हैं वो मिलीग्राम्स में होते हैं। इसके अंदर मिनरल्स, विटामिन और वाटर्स आते हैं जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड विटामिन। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताइए इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, तब आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड और विटामिन के बारे में बात करनी चाहिए। वहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब आता है तो उसके अंदर हम बात करते हैं मिनरल्स की, जिसके अंदर जैसे कि कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सारे जो है हमारे क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे न्यूट्रिशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट। जहां हम देखते हैं कि किसी भी ह्यूमन बॉडी का जब बात होता है तो कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप इसको अच्छे से देखिए और इससे मिलने वाले सारे बेनिफिट, सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम उनको देखते हैं। Elements formed by the ratio of 1:2:1 of carbon, hydrogen, oxygen are called carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या चीज़ से बना हुआ होता है? कार्बन से और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। ठीक है, इसका रेशियो जो होता है हमारे बॉडी के अंदर वो ऑलमोस्ट 1:1 होता है। यानी कि कार्बन का रेशियो जो होता है वो 1 होता है और हाइड्रोजन का रेशियो 2 होता है और ऑक्सीजन का रेशियो 1 होता है। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। साथ ही साथ इसको एनर्जी कंपाउंड्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे एवरीडे लाइफ में है राइस। जो चावल हम अपने रोजाना खाने में खाते हैं, तो आप देखते होंगे जितना अगर आप रोटी खाते होंगे आपको उतना एनर्जी उतनी जल्दी फील नहीं होता होगा। वही कार्बोहाइड्रेट अगर आप चावल के रूप में खाते होंगे तो आपको बहुत जल्दी एनर्जी फील होता होगा, यानी आपको अपना पेट बहुत जल्दी भरा भी फील होता होगा। तो ये दिखाता है कार्बोहाइड्रेट जो है वो हाईली एनर्जी कंपाउंड्स के रूप में भी है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो होता है 4.1 to 4.5 कैलोरी एनर्जी होती है। यानी हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो कम से कम 4 से 4.5 कैलोरी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं। डेली कार्बोहाइड्रेट का जो नीड होता है किसी एक हेल्दी पर्सन के अंदर, उसमें होना चाहिए 300 से 450 ग्राम पर डे हम
कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर सकते हैं एक नॉर्मल पर्सन। वही जो बहुत काम करता है, बहुत मेहनत मजदूरी करता है, उसके अंदर 350 से 450 भी हो सकता है, क्योंकि जो बहुत काम करता है उसको बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे कि लेबर क्लास के पर्सन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, लेबर वर्क जो भी होता है उनको सारा काम जो होता है अपने बॉडी से करना पड़ता है, तो वो कैसे करेंगे? वो कर पाएंगे एनर्जी होने की वजह से। नाउ अब हम देखने वाले हैं कि यही बात अगर हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या है उसके बारे में। सोर्सेज जैसे कि स्वीट है, शुगर कैन है, हनी है, रोटी है, ब्रेड है, आलमंड है, पोटैटो है, मिल्क है, जैगरी, ये सारे अच्छे सोर्स है किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। नाउ नेक्स्ट देखने वाले हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है? सबसे पहले तो डाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको डाइजेशन भी पढ़ाया, तो हमने क्या दिखाया, हमारा सबसे पहला डाइजेशन जो होता है वो हमारे माउथ के अंदर होता है, और दूसरा हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे मेनली डाइजेशन परफॉर्म करता है। कैसे? इसके अंदर जो होते हैं वो विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई क्या करते हैं, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन एरिया सबसे ज़्यादा होता है, जो कि हर चीज़ को एब्जॉर्ब करता है हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू, और हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। तो अगर हम माउथ में बात करें तो माउथ में सबसे पहले सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, जिसकी वजह से सबसे पहले ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट का माउथ में होता है। उसके बाद इंटेस्टाइन में जाने के बाद एमाइलेज एंजाइम मिलता है जो इंटेस्टाइन में उसका ब्रेकडाउन करता है। ठीक है। यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज सैकेराइड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड वी डिवाइड कार्बोहाइड्रेट इनटू 3 कैटेगरी। अगर हमें कहा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का यूनिट क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का यूनिट जो होता है वो सैकेराइड होता है, और सैकेराइड के बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे हमारा पहला पार्ट होता है मोनोसैकेराइड, यानी कि जो एक सैकेराइड सिंगल कार्बोहाइड्रेट के यूनिट्स बना हुआ होता हो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। वहीं अगर ऑलिगोसैकेराइड यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की यूनिट से बना हुआ हो, यानी कि ऑलमोस्ट 2 से 9 कार्बोहाइड्रेट की यूनिट से बना हुआ होगा, उसको हम कहेंगे ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड जैसे कि अगर 2 यूनिट से बना हुआ है तो उसको हम डाइसैकेराइड भी कहेंगे। 3 यूनिट से बना है तो उसे हम ट्राइसैकेराइड कहेंगे। वही 4 यूनिट से बना है तो उसे हम क्या कहेंगे? टेट्रासैकेराइड। डाइसैकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट का, उसको हम डेली कंज्यूम भी करते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। नाउ तीसरा हम देखते हैं, तीसरा सैकेराइड जो है वो पॉलीसैकेराइड, यानी कि 10 से ज़्यादा या 10 से इन्फानाइट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट का यूनिट अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? हम पॉलीसैकेराइड कहेंगे। ठीक है। बॉन्ड बिटवीन 2 सैकेराइड यूनिट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि अगर किसी 2 सैकेराइड के बीच का बॉन्ड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सैकेराइड बॉन्ड। ये जो हो जाएगा वो हमारा सैकेराइड बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, सॉरी सैकेराइड सैकेराइड की वजह से बने, इसको क्या कहेंगे हम? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कि रिप्रेजेंट करता है कार्बोहाइड्रेट के 2 यूनिट के बीच का बॉन्ड को। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं मोनोसैकेराइड की। यहाँ हमने देखा कि सैकेराइड की बेसिस पे हमने डिवाइड किया। सबसे पहले मोनोसैकेराइड आता है। मोनोसैकेराइड में अगर हम बात करें तो सबसे पहला चीज़ जो है मोनोसैकेराइड के अंदर वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने हमेशा सुना है। ग्लूकोज कैसे हम मिल सकता है? ग्लूकोज का अगर बेस्ट एग्जांपल ग्रेप शुगर है, ब्लड शुगर है, जूसेस है, फ्रूट्स है, ये सारे एग्जांपल्स है ग्लूकोज के। और भी बहुत सारे चीज़ है, मेनली अगर कोई भी चीज़ का फर्स्ट यूनिट है ना तो ग्लूकोज ही है। दूसरा मोनोसैकेराइड हम देखते हैं तो फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज जैसे कि फ्रूट शुगर, यानी कि बहुत सारे फ्रूट से भी मिलता है। वही नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर भी फ्रुक्टोज को कहा गया, क्योंकि वो फ्रूट से मिलता हुआ है शुगर, इस वजह से उसको नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर कहा गया। तीसरा शुगर केन से। और नाउ तीसरा एग्जांपल मोनोसैकेराइड का देखें तो ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर कहा गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लैक्टोज टर्म आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है? लैक्टोज टर्म, इसलिए इसको क्या कहा गया? मिल्क शुगर। और चेरी शुगर भी कहा जा सकता है। इन तीनों का फॉर्मूला जो है वो है C6H12O6, यानी कि ऑलमोस्ट ग्लूकोज का फॉर्मूला। इनका सेम फॉर्मूला है लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए इनको हम आइसोमर्स भी कहते हैं। ये आप याद रखना।
ना ऑलिगोसैकेराइड, दूसरा हमने टाइप क्या पढ़ा है सैकेराइड के बेसिस पे जो हमने डिवाइड किया था, दूसरा ऑलिगोसैकेराइड का। ऑलिगोसैकेराइड की एग्जांपल की बात करें तो पहला आता है मेल्टोज। मेल्टोज जो होता है वो माल्ट शुगर का बना हुआ होता है और वो ड्राई फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, आलमंड शुगर में प्रेजेंट होता है, सीड्स में प्रेजेंट होता है। ये सारा एग्जाम्पल्स है मेल्टोज का, ठीक है। ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से क्या बनता है मेल्टोज, ठीक है, ये भी आप याद रखना। दूसरा एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं, यानी कि जो हम रोजाना यूज करते हैं उसको हम सुक्रोज भी कहते हैं। हनी शुगर भी यूज होता है सुक्रोज के जैसे। जैगरी यानी कि गुड़, गुड़ का भी यूज करते हैं। इसका कॉम्बिनेशन होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, उससे क्या बनता है सुक्रोज। तीसरा हम बात करते हैं लैक्टोज की। पीछे मैंने मोनोसैकेराइड में बात की थी ग्लैक्टोज की, पर यहाँ हम बात करते हैं लैक्टोज। इसको क्या कहा जाता है मिल्क शुगर, क्योंकि इसमें लैक्टोज प्रेजेंट है। इसमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो क्या बनाता है लैक्टोज। इनका फॉर्मूला क्या होता है C12H22 एंड O11। इनका फॉर्मूला डिफरेंट है पर स्ट्रक्चर सबका सेम है। आप इस चीज़ को याद रखना, पीछे वाले का फॉर्मूला सबका सेम था और स्ट्रक्चर डिफरेंट था, पर यहाँ पे सबका फॉर्मूला डिफरेंट है पर स्ट्रक्चर फॉर्म सेम फॉर्मूला है पर यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है इनके, इसलिए इनको आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है। पॉलीसैकेराइड को हमने कहा कि 10 से इनफाइनाइट यूनिट का कार्बोहाइड्रेट का यूनिट यूज किया होगा तो उसको हम क्या कहेंगे पॉलीसैकेराइड। इसको इसीलिए क्या कहा गया है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अगर 10 से ज़्यादा यूनिट्स यूज होंगे तो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में क्या होता है कि एक टाइप का रिपीटिंग मोनोसैकेराइड यूनिट रहता है। इसके अंदर स्टोरेज फॉर्म होता है, स्टोरेज फॉर्म जैसे कि स्टार्च। स्टार्च हम सब जानते हैं रिजर्व फूड्स होता है किसका प्लांट्स का। वही ग्लाइकोजन जो रिजर्व फूड्स होता है हमारे ह्यूमंस का, कहाँ स्टोर होता है हमारे लीवर में। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन जो है वो भी एक स्टोर फूड्स है, ठीक है। सॉरी इंसुलिन है, इनुलिन है। इनुलिन जो है वो स्टोर फूड है किसका डालिया का। डालिया एक रूट प्लांट है, राइजोम यानी कि जो दलहन वाली प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इनुलिन जो होता है वो स्टोरेज फॉर्म में होता है, ये भी एक पॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट है डेक्स्टेरॉन। डेक्स्टेरॉन जो है वो ईस्ट का स्टोर फूड है, कहाँ स्टोर हो सकता है बैक्टीरियाज में। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसमें क्या होता है सेलुलोज जो कि प्लांट सेल वॉल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट काइटिन जो कि फंगी सेल वॉल को रिप्रेजेंट करता है और लाइग्निन जो कि ओडी प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स के दो टाइप्स थे, स्टोरेज जो कि स्टोरेज के फॉर्म में हमने देखा है स्टार्च जो कि प्लांट्स में होता है, ग्लाइकोजन जो कि ह्यूमंस के अंदर होता है, वही इनुलिन जो होता है वो राइजोम या फिर दलहन वाले जो फली होते हैं उनके अंदर होता है, और डेक्स्ट्रॉन जो कि यीस्ट के अंदर स्टोर फॉर्म में होता है उसको। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम देखें तो सेलुलोज की बात करते हैं। सेलुलोज जो होता है प्लांट सेल वॉल में होता है, भाई काइटिन जो होता है वो फंगी सेल वॉल में होता है, भाई लिग्निन जो होता है वो वुडी प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड की बात करते हैं, यानी कि एक या एक से अलग टाइप के रिपीटिंग मोनोसैकेराइड का यूज होना, उसको क्या कहेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड। इसके अंदर नाइट्रोजीनस और नॉन नाइट्रोजीनस फॉर्म्स आते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें मिल्क के फॉर्म में, देखो मिल्क के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम लैक्टोज के रूप में जानते हैं। प्रोटीन भी होता है जो जिसका नाम है केसिन, और मिनरल होता है कैल्शियम, ठीक है। और हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखते हैं। मदर्स मिल्क को क्या कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल। वही जो सबसे ज़्यादा एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट यूनिवर्स में जो है वो क्या है सेलुलोज। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन द यूनिवर्स इज सेलुलोज। विच शुगर इज नॉट डाइजेस्टेबल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन सा शुगर डाइजेस्टेबल नहीं, सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हमारे अंदर नहीं होते हैं, इसलिए हम कभी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब देखते होंगे कि जो भी रूमिनेंट्स एनिमल है जैसे कि गाय भैंस ये सब ज़्यादातर हरे पत्ते का यूज़ करते हैं, हरे पत्ते खाते हैं। अब आप कहोगे कि मैम हरे पत्ते तो हम लोग भी खाते हैं, जैसे कि पालक कोई भी साग वगैरह यूज तो हम लोग भी यूज़ करते हैं, पर आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। उसके अंदर सेलुलोज का अमाउंट एक लो वे में होता है और हम हीट करने के बाद कहीं ना कहीं सेलुलोज को ख़त्म कर देते हैं। पर जो चारा खाते हैं ज़्यादातर जो हमारे गाय भैंस हैं उनके अंदर सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, और उनके गट के अंदर उनके इंटेस्टाइनल ट्रैक में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना हुआ है सेलुलोज को
डाइजेस्ट करने का, वही हमारे बॉडी में इस चीज़ का डाइजेस्टेबल फॉर्म नहीं है, इसलिए हम कभी भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स जो खाते हैं, हमारे गाय भैंस, उनके अंदर ये स्ट्रक्चर है, इसलिए उनको रूमिनेंट्स कहा गया है। ठीक है। कैप्सूल कवर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ स्टार्च। ना पॉलीसेकेराइड, अब पॉलीसेकेराइड में हम सारी चीज़ों को देखते हैं एक एज ए समरी फॉर्म में। देखो, हमने होमोपॉलीसेकेराइड की बात की, जिसमें सबसे पहले स्टोरेज फॉर्म की बात की, दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्म की बात की। स्टोरेज फॉर्म में हमने स्टार्च को देखा है, स्टार्च जैसे कि पोटैटो, राइस, इन सबको। दूसरा ग्लाइकोजेन, जो कि हमारे लीवर में ह्यूमंस के रूप में, ह्यूमंस के फॉर्म में, स्टोरेज फॉर्म में रहता है। ठीक। दूसरा इनुलिन, जो कि रूट्स और राइजोम्स में प्रेजेंट होता है। डेक्स्ट्रन जो होते हैं यीस्ट और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्म में सेलुलोज की बात की, जो कि प्लांट के सेल वॉल के से बने हुए होते हैं। लिग्निन की बात की, जो कि ओडी प्लांट्स में होते हैं। वही काइटिन की बात की, जो कि फंगल सेल वॉल के एक्सोस्केलेटन्स में या फिर इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन्स में होता है। नाउ हम यहाँ पे बात किया था हेट्रोपॉलीसेकेराइड, नॉन नाइट्रोजीनस और नाइट्रोजीनस। नॉन नाइट्रोजीनस के अंदर अगार आते हैं, जो कि सीवीड्स। अगार का यूज जो होता है जेली बनाने में। ठीक है। वही गम्स, जैसे कि प्लांट सीड बास का जो यूज होता है गम्स बनाने में, उसके लिए। हेमीसेल्यूलोज, प्लांट का सेल वॉल जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? नॉन नाइट्रोजीनस हेट्रोपॉलीसेकेराइड से। ठीक है। पैक्टीन्स जो होते हैं प्लांट के सेल वॉल या फिर फ्रूट्स के, वो किससे बने होते हैं? नॉन नाइट्रोजीनस हेट्रोपॉलीसेकेराइड। वही नाइट्रोजीनस हेट्रोपॉलीसेकेराइड की बात करें तो ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेंस, ये एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमने बताया ना कि हम कोई भी सेलुलोज टाइप के प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली कंज्यूम्स नहीं कर सकते, इसलिए हमारे अंदर क्या होता है? ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेंस, जो कि एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब हम बात करने वाले हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, स्पेशली किसी डाइट की जब हम बात करते हैं। एक अच्छे डाइट में सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो प्रोटीन प्ले करता है। प्रोटीन का दूसरा नाम जो है वो पॉलीपेप्टाइड है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका कंपोजिशन जो होता है स्ट्रक्चर का, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। एमिनो एसिड जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से बने हुए होते हैं। जैसे ये रहा उसका स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का भी यूज़ है, कार्बन का भी यूज़ है, वही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का भी यूज़ है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का भी यूज़ है। तो ये सारा चीज़ जो है वो प्रोटीन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। नाउ हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन की डिस्कवरी किसने की, तो वो मुल्डर साहब ने की। प्रोटीन टर्म किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया। ठीक है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर किसने एक्सप्लेन किया? पॉलिंग ने एक्सप्लेन किया। वही अगर हम बात करते हैं प्रोटीन को किस रूप में? एनर्जी के कंपाउंड्स के रूप में। प्रोटीन हमारे लिए एनर्जी के फॉर्म में होता है। 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर अगर हम बात करते हैं 4.1 से 4.3 कैलोरी एनर्जी प्रेजेंट होता है। डेली अगर हम प्रोटीन इंटेक की बात करें तो बच्चों के अंदर 2 ग्राम से पर केजी लेना चाहिए। वही एडल्ट के अंदर हम बात करें तो 0.8 ग्राम पर केजी लेना चाहिए। वही प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो 55 से 70 ग्राम पर डे। अब आप बात करोगे कि बच्चों के अंदर 2 ग्राम क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चों का विकास होना होता है, इसके लिए। वही एडल्ट का जो होता है उनका 0.8 ग्राम, क्योंकि उनका एक वेट, स्पेसिफिक वेट हो भी होता है, तो वो अपने वेट के अकॉर्डिंग उस हिसाब से लेते हैं। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो लेडी होती है वो खुद का भी ग्रोथ देख रही होती है। इनसाइड उसके वॉर्म में भी जो बच्चा होता है वो उसकी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो थोड़ा सा उनको प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। प्रोटीन को क्या कहा गया है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है। नेचुरल सोर्स हम अगर बात करते हैं प्रोटीन की तो क्या है? फिश, सोया, आलमंड्स, मिल्क, कॉटेज चीज़, एग्स, वे प्रोटीन, ब्राउन राइस, पीस, चिकन ब्रेस्ट, ये सारे क्या है? हमारे नेचुरल सोर्स है। अब यहाँ देखो अंडा बना हुआ है, अंडा की बात करते हैं। अंडा का अपर पार्ट जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, इसलिए ये इतना ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है। और उसका इनर पार्ट जो है वो एल्ब्यूमिन का बना हुआ होता है, यानी कि एग का जो वाइट वाला पार्ट होता है उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन भरा हुआ होता है। एल्ब्यूमिन जो है एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और उसका योल्क जो होता है एग के अंदर का योल्क, वो जो है वो फैट का बना हुआ होता है। ये सब देखो, ये सबसे हाई प्रोटीन सोर्सेज हैं हमारे लिए।
सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो फिश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद सोया प्रोटीन, अगर आपके वो भी डाइट मेंटेन करते होंगे या फॉलो करते होंगे तो आपको आपके न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले कहते होंगे सोया का इंटेक ज़्यादा रखो। आलमंड्स भी, मिल्क भी हाई प्रोटीन ऑफ सोर्स के अंदर आता है, कॉटेज चीज भी आता है, एग्स भी आता है। जो भी जिम करते होंगे वो सबसे ज़्यादा एग्स का इंटेक करते हैं। वे प्रोटीन आता है, ब्राउन राइस आता है, पीज आता है, चिकन का ब्रेस्ट आता है। ये सारा चीज़ बहुत ही अच्छा सोर्स है किसका, प्रोटीन का। नाउ हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन की, कि प्रोटीन्स के क्या फंक्शंस होते हैं उनके बारे में। एनर्जी कंपाउंड, प्रोटीन जो है वो एक एनर्जी कंपाउंड का बना हुआ होता है, ठीक है। एंजाइम्स फॉर्मेशन, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट मेड ऑफ एंजाइम। जितने भी एंजाइम्स बने होते हैं वो सभी के सब प्रोटीन से बने हुए होते हैं, लेकिन सारे ये कहते हैं इंजाइम्स, प्रोटीन्स होते हैं वो इंजाइम्स भी नहीं होते, ये भी आप याद रखना। दीज आर हेल्पफुल इन एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, प्रोटीन जो है हेल्प करता है एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में। दीज आर हेल्पफुल इन हार्मोन फॉर्मेशन लाइक इन इंसुलिन, इंसुलिन जो है वो हेल्पफुल है किसके किसके फॉर्मेशन से हेल्पफुल है, प्रोटीन के फॉर्मेशन से हेल्पफुल है। दूसरा, इसको मसल फॉर्मेशन के लिए भी माना जाता है। हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। वुड हीलिंग, यानी कि जब प्रेग्नेंट लेडी होती है उस टाइम में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है तो वुड हीलिंग यानी कि सॉरी प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी है तो वुड हीलिंग यानी कि किसी घाव को भरने के लिए भी यूज किया जाता है। देयर आर ऑलमोस्ट 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड बहुत ही बेसिक यूनिट है एक प्रोटीन के सोर्स का, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। 20 अमीनो एसिड्स में से ऑलमोस्ट जो होते हैं 10 से 12 वो हमारा इंटरनल बॉडी खुद ब खुद फॉर्म करता है। कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं वो हम बाहर के फॉर्म से लेते हैं, तो इसलिए एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के रूप में इनको बांटा गया। एसेंशियल एमिनो एसिड्स की हम बात करते हैं तो जो है वो हमारा बॉडी फॉर्म नहीं कर पाता, जिसको हम अपने खाने के थ्रू ले सकते हैं, उसके नंबर्स जितने हैं 9 है। वही अगर नॉन एसेंशियल की बात करें जो हमारा बॉडी खुद ब खुद फॉर्म कर लेता है उसका नंबर है टोटल 11 नंबर, ठीक है। सिंपल अमीनो एसिड अगर हम बात करें 20 अमीनो एसिड में सबसे सिंपल अमीनो एसिड जो है हमारे बॉडी के अंदर वो क्या है, ग्लाइसिन। आप इस चीज़ का याद रखिएगा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। देखो ये सारे पार्ट्स हैं हमारे और ये सारा प्रोटीन का नाम है जो एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए इफेक्टिव होता है। देखो आप सबने बहुत बार प्रचार में सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट जब आता होगा कि बालों के प्रचार में या फिर नाखून वगैरह में तुमने कैरेटीन नाम का, कि आपके शैम्पू में कैरेटीन है, ये है वो। अल्फा कैरेटीन नाम का जो प्रोटीन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नेल, हेयर एंड हुप्स के लिए। वही वेब कॉम की बात करते हैं उसके अंदर क्या होता है, बीटा कैरेटीन। एग की बात करते हैं, एग में मैंने अभी बताया था आपको एल्बुमिन प्रोटीन के बारे में। बोन्स के अंदर ओशीन नाम का प्रोटीन होता है, इसलिए इसके ऑस्टियोसाइट्स भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स का टर्म यूज होता है ना, इसलिए इसको ओशीन कहते हैं। मसल्स के अंदर जो होता है एक्टिन एंड मायोसिन। प्लाज्मा के अंदर होता है थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन का क्या काम होता है, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पल्स के लिए जो होता है प्रोलोमिनस होता है। और टमाटो के अंदर लाइकोपीन नाम का प्रोटीन होता है। कैरेट के अंदर कैरोटीनिन नाम का प्रोटीन होता है और स्किन के अंदर कोलाजन होता है। अभी बताए मोस्ट अबंडेंट क्या है हमारे अर्थ का, कोलाजन। मोस्ट अबंडेंट अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो कोलाजन है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन एनिमल बॉडी, देखिए मैंने भी बात किया कोलाजन। अब भाई प्लांट्स के अंदर बात करें तो रुबिस्को है। अब अगर डिफिशियंसीज की बात करते हैं कि अगर मान लो अच्छे से आप प्रोटीन का इंटेक नहीं कर पाते तो आपको क्या सब डिफिशियंसीज हो जाता है। पहला डिफिशियंसीज है क्वाशिरकोर डिजीज। क्वाशिरकोर डिजीज में क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है, ठीक है। वो उसका जो सारा जितना भी स्ट्रक्चर होता है ना वो अलग टाइप का हो जाता है, मतलब पूरा शरीर दुबला और पेट बहुत बाहर हो जाता है, बड़ा पेट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं क्वाशिरकोर डिजीज। वही मेरास्मस डिजीज के बारे में बात करते हैं। मेरास्मस डिजीज में क्या होता है कि बच्चा खाना खाता है पर उसके शरीर में कोई भी खाना नहीं लगता, उसका बॉडी जो है बहुत पतला हो जाता है, साथ ही साथ पतला होने के साथ उसका बोन्स भी बहुत पतला हो जाता है और उसका ग्रोथ जो होता है ऑलमोस्ट रुक जाता है।
कोरिया, इसमें क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता था, तो अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो जाएगा हमारे अंदर तो हमारे लीवर और किडनी को ये जो है डैमेज कर सकता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं लिपिड्स और फैट्स के बारे में। लिपिड और फैट्स का डिस्कशन देखते हैं। दीज आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर एनर्जी कंपाउंड्स। 1 ग्राम ऑफ लिपिड टेक ऑलमोस्ट 9.1 to 9.3 कैलोरी एनर्जी। देखो ऑयली फूड्स में कितने ज़्यादा कैलोरी होती है, इसीलिए जब भी हमें अगर वेट लॉस करना होता है तो कहा जाता है ना कि हमें ऑयली फूड से या लिपिड फैट से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम में आपको 9.1 to 9.3 मिल रहा है। वही आपने अभी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन देखा तो वहाँ पे कितना था, 4.1 से 4.5 और 3.5 से लेके 4.5 तक की कैलोरी थी। तो देखो उसका डबल कैलोरी है लिपिड्स और फैट्स के अंदर। दीज आर हाइड्रोफोबिक, यानी कि हाइड्रोफोबिक मतलब इनसॉल्युबल फॉर्म इन अ वाटर। दीज आर सॉल्युबल इन अ केमिकल कंपाउंड्स लाइक क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिपिड इज अ फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। सोर्स ऑफ लिपिड्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, फिश एंड फिश ऑयल जो है बहुत अच्छा सोर्स है लिपिड्स का। फंक्शंस ऑफ लिपिड, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, वाटर प्रूफिंग ऑफ स्किन है, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, इंक्रीज द वर्किंग एक्सपेक्सिटी। एक्सेस फैट अगर हमारे अंदर स्टोर हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिपोज टिश्यू के अंदर, ठीक है। एडिपोज टिश्यू ही मेनली कॉज है हमारे फैट होने का या फैटी होने का। नेक्स्ट फैटी एसिड देखते हैं। फैटी एसिड को दो टर्म में डिवाइड किया गया है, पहला सैचुरेटेड फैट, दूसरा अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फॉर्म फैट में के अंदर क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड से क्या होता है कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ये लिक्विड स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगा और टेम्परेचर कम होगा तो ये सॉलिड स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसको आप अच्छे से याद कैसे रख पाओगे सैचुरेटेड फैट को, तो देखो जो एनिमल्स के प्रोडक्ट से बना हुआ होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है मेनली एनिमल प्रोडक्ट, जैसे कि गाय, गाय के दूध से हम घी बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, मीट है, चिकन है, ये सारा चीज़ क्या होता है, एक सैचुरेटेड फैट होता है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से बना हुआ होता है। इसका एग्जांपल्स देखो, सैचुरेटेड फैट का घी हो गया, बटर हो गया, मीट हो गया, चिकन, कर्ड, चीज़, पनीर, ये सारा क्या हो गया, हमारा सैचुरेटेड फैट। वहीं पे एक एक्सेप्शन है हमारा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो प्लांट से बने हुए होते हैं, लेकिन ये सैचुरेटेड फॉर्म फैट नहीं है, ये अनसैचुरेटेड फैट है, ठीक है। हार्ड टू डाइजेस्ट एंड बैड फॉर द फैट। डिफिशिएंट नाउ अनसैचुरेटेड फैट देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ होता है। इसके अंदर अगर टेम्परेचर हाई होता है तो लिक्विड स्टेट में चला जाता है, वही टेम्परेचर लो होता है तो भी लिक्विड स्टेट में रहता है, उसमें सॉलिडिफिकेशन नहीं होता। ये मेनली प्लांट्स के प्रोडक्ट का बना हुआ था। इसका ऑयल जैसे कि पीनट, ऑलिव ऑयल, ये सारे फिश ऑयल जैसे कि कॉड लिवर, इन सब से बना हुआ होता है। इसका एक्सेप्शन जो होता है वो फिश ऑयल होता है। और अनसैचुरेटेड फैट में क्या होता है कि ये इजी डाइजेस्ट हो जाता है और साथ ही इसको गुड फैट भी माना गया है। नाउ डिफिशियंसी ऑफ फैट, अगर फैट की कमी हो जाएगी तो क्या डिफिशियंसी हो सकती है, वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज, हमारे काम करने की क्षमता घट सकती है और हम कुछ भी काम करेंगे तो हमको सबसे ज़्यादा थकान महसूस होगी, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो जाएगा फैट तो क्या हो जाएगा, ओबेसिटी, बहुत ही फेमस टर्म है ओबेसिटी, मोटापा। और कोलेस्ट्रॉल हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हम फैटी एसिड, ज़्यादा हम फैट का यूज़ करेंगे, ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है और कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ सकता है तो हमारा हार्ट डिजीज़, हार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है सबसे पहले। तो ये रहा। नेक्स्ट बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप बहुत लोगों को होता है कि मेरा वेट हाई है या लो है, उसके बारे में देखना है तो बीएमआई से हम जानते हैं। बीएमआई का फॉर्मूला क्या है, वेट और आपका हाइट जो दिया हुआ है, वेट आपका केजी में और आपका हाइट जो है वो मीटर में, आप उसको लिख करके डिवाइड करिए और उससे आपका बीएमआई वैल्यू आ जाएगा। अगर बीएमआई वैल्यू 18 से कम है तो क्या कहलाएगा, अंडरवेट। अगर 18 से 25 के बीच में है तो उसको कहा जाएगा नॉर्मल हेल्दी। और भाई 25 से 30 हो गया तो आप ओवरवेट जा सकते हैं, ठीक है। और 30 से भी ज़्यादा तो वो ओबेसिटी का कारण बनता है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखते हैं। इट इज़ ए फैट लाइक अ सब्सटेंस
डिराइव्ड फैट, इसको क्या कहते हैं, डिराइव्ड फैट कहते हैं, ठीक है। इसका कलर येलो होता है। 75% ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज फॉर्म बाय आवर बॉडी सेल्स इटसेल्फ, हमारा सेल जो है वो अपने आप फॉर्म करता है कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। फैट से कन्वर्ट होकर के ये कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है। 25% ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज टेकन बाय फूड इंटेक, और 25% हम इंटेक भी करते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन हम देखते हैं कि क्या फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल का। ये हेल्पफुल करता है फॉर्मेशन हमारे मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में। वही साथ ही साथ ये हमारे हार्मोन को फॉर्मेशन करता है, जैसे कि प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन से इसका फॉर्मेशन कौन करवाता है, कोलेस्ट्रॉल। ये हेल्पफुल है विटामिन डी के सिंथेसिस में, ठीक है। हम विटामिन चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी, लेकिन हम इसके बाद वाली वीडियो में विटामिन पढ़ेंगे। पहले हम सबसे पहले ये न्यूट्रिशन के ओवरव्यू ले लेते हैं। हेल्पफुल इन डाइजेशन बाय फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, ये बाइल जूस के फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होता है। इसके टाइप्स देखते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, एंड एचडीएल हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। एलडीएल क्या होता है, इसको कहा जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है फैट को लीवर के, फैट का ट्रांसफर करता है लीवर से लेकर के अदर बॉडी पार्ट से अदर ऑर्गन्स में। उससे क्या होता है, अगर हमारे अदर ऑर्गन्स के अंदर जाता है फैट, तो हमारा उस स्पेसिफिक एरिया पे फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो वो क्या करता है, हमें ओबेसिटी का फॉर्म देने लगता है। वही एचडीएल जो है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा गया, क्योंकि ये ट्रांसफर करता है बॉडी सेल्स के, टिश्यू सेल और ऑर्गन्स के सारे फैट्स को लेकर के लीवर में। देखो मैं समझाने की बात करती हूँ, लीवर जो है हमारा, लीवर वो क्या करता है, हमारे फैट्स को, हमारे सारे पिगमेंट्स को कंट्रोल करता है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम का इसके अंदर पिगमेंट होता है। ये क्या करता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होता है सारे कोलेस्ट्रॉल और सारे फैक्टर्स को कम करने की कोशिश करता है। वो मतलब उसको सिंथेसाइज करता है और उसको निकालता है हमारे बॉडी से। अगर लीवर ये सब नहीं कर पाएगा तो हमारा बॉडी के अंदर जो है हाईएस्ट अमाउंट पे कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हमारा बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन खराब होता है, तो हमें जॉन्डिस हो जाता है। क्यों, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है हमारे बॉडी में। तो लीवर का बेसिकली काम होता है सारे कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम करके उसको पचा करके हमारे न्यूट्रिएंट्स के रूप में फॉर्म करना। अगर मान लो एलडीएल में वो चीज़ नहीं होगा, लीवर से ही कोलेस्ट्रॉल निकल करके आपके बॉडी सेल्स में, टिश्यूज में और ऑर्गन्स में चले जाएंगे, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएंगे ना। वही एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में क्या होता है कि हमारे सेल से, हमारे बॉडी टिश्यू से, हमारे ऑर्गन से सारा कोलेस्ट्रॉल निकल करके हमारे लीवर के पास जाता है, जहाँ उसका फैक्ट्री है उसको पचाने का, उसको डाइजेस्ट करके हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में देने का। और बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट भी है हमारे लीवर के लिए, ये हमारे लीवर को हेल्दी रखने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रीजन ऑफ इंक्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्यों बढ़ जाता है उसका हम रीजन देखते हैं। कंज्यूमिंग एक्सेस ऑफ फैटी फूड्स लाइक बर्गर, चिकन, फास्ट फूड। फास्ट फूड, बर्गर खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, ओबेसिटी का कॉज कर सकता है, और ये एक्सेस रेस्ट भी देता है, यानी कि आपको बहुत जल्दी थकावट फील हो जाएगा। आप ज़्यादा ही मोटे हो जाओगे तो आपको ना चलने का मन होगा, ना करने का मन होगा कुछ भी, ना खाने का, उठने का, बैठने का, तो बहुत ही आप लेजी हो जाओगे। साथ ही साथ ये कुछ कुछ चीज़ में जेनेटिक्स डिजीज भी कॉज करता है। दूसरा, क्योर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब हम कोलेस्ट्रॉल का क्योर देखते हैं कि अगर हम उसको ठीक करना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमको इसको ठीक करने के लिए अपने शरीर से फैट को कट करना चाहिए। अब उसके लिए हमको एक प्रॉपर डाइट का मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ हमको कोलेस्ट्रॉल का जो भी खाना होता है, कोलेस्ट्रॉल यानी फैटी फूड या ऑयली फूड को, उसको रिमूव करना होगा अपने डाइट से। साथ ही साथ हमें मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि स्पिनच, पालक, नट्स, सिट्रस फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रीन, ब्लैक टी, ये सब हमें यूज़ करना होगा। वोल ग्रेन, फिर डेली योगा करना होगा। ये सारा चीज़ हमें टेक केयर करना होगा एक बैलेंस डाइट के रूप में। और सबसे ज़्यादा हाई फाइबर लेना होगा अपने डाइट में। हाई फाइबर लेने से क्या होता है कि आपके पेट की गंदगी साफ होती है, बहुत अच्छे से आपका पेट में डाइजेशन होता है, और जितना कोलेस्ट्रॉल जमा है धीरे धीरे आपके पेट के थ्रू से निकलता है, ठीक है। व्हाट काउज ऑफ लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल। हमारे बॉडी के अंदर अगर एचडीएल लो हो जाता है, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल लो हो जाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है हम उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे कि क्यों वो लो हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल डायबिटीज़। अगर हमारा डायबिटीज़ भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा एचडीएल कंट्रोल मतलब कम हो जाता है स्मोकिंग के कारण। साथ ही साथ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आप अपना हाथ पाँव नहीं चलाते हो, सारा काम किसी दूसरे पे से करवाते हो, दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो, उससे भी होता है।
एक्सेस वेट के कारण भी, जेनेटिक्स के कारण भी, और स्ट्रेस और पुअर ईटिंग हैबिट्स की वजह से भी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात की है। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, देन हमने प्रोटीन देखा, देन फैट्स देखा, देन कोलेस्ट्रॉल देखा। तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। इसके बारे में हमने आज पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये सबसे अच्छा वीडियो लगा होगा, आप बहुत इंजॉय किए होंगे। अगर आपको बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच। और हाँ, स्टे ट्यून, आपका विटामिन का वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है।